हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एबीपीएन एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में 5वां अध्याय पढ़ेंगे, समुद्र तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। आज हम लोग समुद्र तटीय मैदान तथा द्वीप समूह के बारे में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपके अध्याय का नाम है समुद्र तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसे समुद्र तटीय मैदान हमारे देश के वैसा क्षेत्र जो समुद्र से सटा हुआ है, ठीक है, वैसे क्षेत्र के वैसे मैदान के बारे में हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद है समुद्र तटीय मैदान तथा द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप समूह के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो द्वीप क्या है आपको पहले हम बता देते हैं। तो देखिए, वैसा क्षेत्र कह सकते हैं, वैसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे क्षेत्र को हम लोग कहते हैं द्वीप। ठीक है, क्लियर है यहां तक। वैसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, वैसे क्षेत्र को, वैसे भूभाग को हम लोग द्वीप कहते हैं। और द्वीप जो है, छोटे द्वीप भी होते हैं, बड़े द्वीप भी होते हैं, है ना। तो छोटे छोटे द्वीपों के समूह को, ठीक है, यहां से एक प्रश्न उठ सकता है कि द्वीपों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं। तो द्वीपों के समूह को हम लोग द्वीप समूह कहते हैं। लेकिन जब छोटे छोटे द्वीपों का समूह होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, तो छोटे छोटे द्वीपों के समूह को हम लोग कहते हैं द्वीप पुंज। क्या कहते हैं, द्वीप पुंज कहते हैं। छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह होता है उसे हम लोग द्वीप पुंज कहते हैं। और उसी प्रकार से जब बड़े बड़े द्वीपों का समूह होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे महाद्वीप। क्या कहेंगे, महाद्वीप। देखिए, महाद्वीप, ठीक है। अभी तक हम लोग द्वीप देखे, द्वीप क्या है, द्वीप पुंज क्या है, और महाद्वीप क्या है देखे हम लोग। तो वैसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, वैसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, वैसे भूभाग को, वैसे क्षेत्र को हम लोग द्वीप कहते हैं। और उसके बाद हम लोग देखें कि जब द्वीपों के छोटे छोटे द्वीपों का जब समूह होगा तो उसको हम लोग द्वीप पुंज कहेंगे, और बड़े बड़े द्वीपों का जब समूह होगा तो उसको हम लोग महाद्वीप कहेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि द्वीप क्या है, द्वीप समूह क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे शुरू करते हैं। भारत का दक्षिणी भाग तिकोना है। जैसा कि अभी आप फिगर में देख रहे होंगे, आपको जो भारत का मैप दिखाया गया है उसका दक्षिणी हिस्सा दिखाया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि इसका जो दक्षिणी भाग है वो तिकोना है। आप देख रहे होंगे इसका भाग जो है कुछ इस प्रकार से बना हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है, इस प्रकार से। ये तिकोना भाग जो है आपको यहाँ से तिकोना भाग दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से ये भाग जो है आपको तिकोना दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे फिगर में, ठीक है। इसे प्रायद्वीप कहते हैं। इस तिकोना भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्यों प्रायद्वीप कहते हैं, ताकि ये तीन ओर से, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, यानी तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहां से एक प्रश्न और आया कि प्रायद्वीप क्या है ना। द्वीप हम लोग देखे, द्वीप पुंज देखे, महाद्वीप देखे, अब देखिए प्रायद्वीप क्या है, ठीक है। तो प्रायद्वीप वैसे भूभाग को कहते हैं जो तीन ओर से जल से घिरा हो। क्लियर हो चुका। चारों ओर से घिरा होगा तो द्वीप हो गया, और अगर तीन ओर से घिरा होगा तो वैसे भूभाग को हम लोग क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। क्लियर हो चुका यहां तक। आइए आगे देखते हैं। इस प्रायद्वीप के पश्चिम में अरब सागर, ठीक है। हमारे देश जो है, देखिए इसको फिगर हम यहां पर ऊपर बना देते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारे देश का सबसे निचला हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है। तो इसके दक्षिण में जो है, पश्चिम में जो है, इसके पश्चिम दिशा में अरब सागर है। यानी कि कह सकते हैं कि इसके पश्चिम में यहां पर जो है अरब सागर है, अरब सागर, ठीक है। इसके पश्चिम दिशा में कौन सा समुद्र है, तो वह है अरब सागर है, ठीक है। पूर्व की बात करें तो इसके पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, ठीक।
और यदि इसके हम लोग दक्षिण में बात करें तो इसके दक्षिण में है हिंद महासागर। हिंद महासागर, इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। देखिए इसके पूरब दिशा में अरब सागर है, पश्चिम दिशा में अरब सागर है, पूरब दिशा में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण दिशा में हम लोग देखें तो इसके दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। यानी कि यह जो क्षेत्र है तीन ओर से जल से क्या है, घिरा हुआ है, इसलिए हम लोग ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्लियर हो चुका है यहां तक? आइए आगे देखते हैं। आगे है कि पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य एक संकरा उपजाऊ मैदान है। यानी कि पश्चिमी घाट और अरब सागर, ठीक है, पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य, ठीक है, अरब सागर के मध्य में जो है एक उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है, इसको देखिए दूसरे पेन से कर देते हैं। एक यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है, देखिए यही उपजाऊ क्षेत्र है, पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिम दिशा की तरफ पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में एक उपजाऊ मैदान है। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य भी एक उपजाऊ संकरा मैदान है, यानी पतला सा, संकरा मतलब पतला सा, यानी कि इधर भी एक मैदान है, ठीक है, इधर भी एक उपजाऊ मैदान है। क्लियर हो चुका है यहां तक? आगे कह रहा है इन्हें क्रमशः पश्चिम तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। तो यहां पर जो उपजाऊ क्षेत्र है, इस उपजाऊ क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पश्चिम तटीय मैदान, ठीक है, क्या कहते हैं, पश्चिम तटीय मैदान, इसको हम लोग पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। और जो पूरब में है, यानी कि बंगाल की खाड़ी और हमारे देश के पूरब से जो संकरा रास्ता है और वहां पर जो उपजाऊ मैदान है, इस मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है यहां तक? आइए आगे देखते हैं। दक्षिण का पठार इन दोनों मैदानों के बीच में है, यानी कि जो दक्षिण का पठार है, ठीक है, दक्षिण का जो पठार है वो इन दोनों मैदानों के बीच में है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो दक्षिण का पठार इन दोनों मैदानों के बीच में है। ये दोनों मैदान कन्याकुमारी में एक दूसरे से मिल जाते हैं। कहां पर मिलते हैं? कन्याकुमारी में। भारत के समुद्र तट की लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। अगर भारत के जो हमारा भारत का मैप होता है, ठीक है, जैसे भारत का मैप अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पूरा भारत का मैप आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। तो भारत के मैप में जो समुद्र से सटा हुआ क्षेत्र है, ठीक है, जो भी क्षेत्र समुद्र से सटा हुआ है, अगर उसकी कुल लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई कितना होगा? उसका टोटल लंबाई होगा 6000 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत का पश्चिम समुद्र तट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का पश्चिम समुद्र तट, जो कि किधर है? उधर कौन सा सागर है? उधर है अरब सागर। ठीक है, यह अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के मध्य स्थित है। यह अरब सागर के किनारे कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो यह अरब सागर के किनारे से कच्छ की खाड़ी से लेकर, ठीक है, अरब सागर के किनारे कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक यह क्षेत्र फैला हुआ है। दक्षिण की ओर जाने पर यह मैदान संकरा होता है, यानी कि पतला होता जाता है। ठीक है, पश्चिम समुद्र तट को निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सा है? तो गुजरात तट, कोंकण तट और मालाबार तट। देखिए ये जो है, ये जो संकरा रास्ता यहां पर, ठीक, ये जो संकरा रास्ता यहां पर है, तो कह रहा है क्या कि इसका जो पश्चिम समुद्र तट है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? तो गुजरात तट, कोंकण तट और मालाबार तट। तीनों नाम अभी आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। तीन भागों में इसको बांटा जा सकता है, गुजरात तट, कोंकण तट और मालाबार तट। तो सबसे पहले हम लोग गुजरात तट के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो गुजरात तट पश्चिम तट का सबसे चौड़ा भाग है, यानी कि गुजरात तट जो है, ठीक है, वो पश्चिम तट का सबसे चौड़ा भाग है। कौन सा तट? गुजरात तट। ठीक है, यह कच्छ एवं खंबात की खाड़ी के मध्य स्थित है। यह किसके किसके बीच स्थित है?
तो यह स्थित है कच्छ और खंभात की खाड़ी के बीच में गुजरात तट स्थित है। जितना भी वीडियो में आपको बताया जाता है, जितना भी नोट्स आपको बताया जाता है, आप लोग स्क्रीन पर बुक को भी देखते हैं, तो पढ़ने के बाद जो है इस वीडियो के द्वारा जानकारी लेने के बाद आप अपने से जो है वीडियो को चाहे तो आप 2 बार 3 बार देखिए, और देखने के बाद जो है अपने से उसमें से ऑब्जेक्टिव पॉइंट को नोट कीजिए और ऑब्जेक्टिव पॉइंट को नोट करके उसको याद करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखें कि यह जो गुजरात तट है यह पश्चिम तट का सबसे चौड़ा भाग है और वह किसके किसके बीच स्थित है, तो यह कच्छ के और खंभात की खाड़ी के बीच में जो है स्थित है। ठीक है, नर्मदा, तापी तथा साबरमती नदियां इस क्षेत्र में बहती है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि अहमदाबाद शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है का केंद्र है। ठीक है, कांडला इस क्षेत्र का एक प्रमुख बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। खंभात की खाड़ी में तेल के कुएं हैं, यहां से तेल कोयली ऑयल रिफाइनरी में भेजा जाता है ना। तेल यहां से निकाला जाता है, खंभात की खाड़ी में से तेल निकाला जाता है और फिर इसको रिफाइन करने के लिए जो है कोयली ऑयल रिफाइनरी में इसको भेजा जाता है। तो हम लोग गुजरात तट के बारे में देखें। ठीक है, यह चौड़ा भाग है, किसके किसके बीच स्थित है। ठीक है, कौन कौन सी नदियां यहां बहती है। ठीक है, कौन सा बंदरगाह पड़ता है इस तट पर, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग देखें। आइए अब हम लोग देखते हैं कोंकण तट। ठीक है, तो खंभात की खाड़ी से गोवा तक का मैदान कोंकण तट कहलाता है। कहां से कहां तक, तो खंभात की खाड़ी से लेकर के गोवा तक का जो मैदान है वह कोंकण तट कहलाता है। यह खंभात की खाड़ी से नीचे की ओर बहुत संकरा हो गया, यानी कि पतला हो गया है। यहां इसकी चौड़ाई 65 किलोमीटर से अधिक नहीं है, यानी कि अधिक से अधिक अगर चौड़ाई की बात करें कहां पर, खंभात की खाड़ी के नीचे। ठीक है, अगर अधिक से अधिक चौड़ाई की बात करें तो अधिक से अधिक 65 किलोमीटर है। ठीक है, यह मैदान उबड़ खाबड़ और पथरीला है। कई स्थानों पर पहाड़ियां बिल्कुल समुद्र तट के निकट पहुंच गई है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई इसी तट पर स्थित है। किस तट पर स्थित है, कोंकण तट पर। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे। तो अगर एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आए कि जो मुंबई बंदरगाह है वह किस तट पर स्थित है, तो हम लोग कहेंगे कि यह कोंकण तट पर स्थित है। और यह जो बंदरगाह है यह प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, यह एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है, यहां से सामान जो है आता है जाता है, एक तरह से बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। इसे भारत की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग मुंबई को भारत की व्यापारिक राजधानी भी कहते हैं। यहां से एक प्रश्न और आ गया। ठीक है, यहां तक तो यह एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है, इसे भारत की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। यह सूती वस्त्र उद्योग एवं फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ज्यादातर हीरो जो है वो मुंबई में ही रहते हैं और सूती वस्त्र के लिए भी जो है यह मुंबई बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तेल क्षेत्र बॉम्बे हाई यहीं पर स्थित है। कोंकण तट पर प्रकाश स्तंभ बनाए गए हैं। प्रकाश स्तंभ मतलब लाइट हाउस। ठीक है, बनाए गए हैं। इन पर रात के समय प्रकाश किया जाता है, इससे जहाज चट्टानों से टकराने से बच जाती है। यानी कि समुद्र से जब बंदरगाह के पास जाती है तो मतलब वहां से जो है लाइट की व्यवस्था किया गया है ताकि रात के समय में किसी बड़े चट्टान से जो है जहाज न टकरा जाए, इसलिए वहां पर जो है लाइट हाउस का व्यवस्था किया गया है, वहां पर प्रकाश स्तंभ बनाया गया है। तो हम लोग कोंकण तट के भी बारे में भी बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके। आइए अब हम लोग मालाबार तट की तरफ चलते हैं। ठीक है, मालाबार तट गोवा के दक्षिण में है। मालाबार तट किधर पड़ता है, गोवा के जस्ट दक्षिण यानी गोवा के नीचे पड़ता है। यह गोवा से कन्याकुमारी तक फैला है। ठीक है, इस तट पर लगून, ठीक है, बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये नमकीन पानी की झीलें होती है। ठीक है, कैसी झीलें होती है, नमकीन पानी की झीलें होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं। ये समुद्र के
ठीक है, ये समुद्र के भाग ही होते हैं जो समुद्र से कट जाते हैं। लेगून नहरों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कोचीन मालाबार तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है ना। कोचीन जो है यह मालाबार तट पर स्थित बहुत बड़ा बंदरगाह है। जिस प्रकार हम लोग गुजरात तट पर देखे कि कांडला है, कोंकण तट पर देखे कि मुंबई है, उसी प्रकार से मालाबार तट पर जो प्रमुख बंदरगाह है, महत्वपूर्ण बंदरगाह, वो कौन सा है? कोचीन है। ठीक है, यहां तक। यहां पाई जाने वाली मुख्य वनस्पतियां नारियल, केला, काली मिर्च, लौंग व अदरक है। ठीक है, यहां पर कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है? तो यहां पर पाई जाती है नारियल, केला, काली मिर्च, लौंग व अदरक। ठीक है, मालाबार तट पर भारी वर्षा होती है, अतः यहाँ चारों ओर हरियाली पाई जाती है। मालाबार तट पर जो है अधिक मात्रा में वर्षा होती है और यहाँ पर हमेशा इसी वजह से जो है हरियाली रहता है, और आप कह सकते हैं कि यही कारण है कि वहां पर जो है वनस्पतियां उगाई जाती है। उसके बाद हम लोग पश्चिम तटीय मैदान देख लिए। आइए अब हम लोग चलते हैं पूरब की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ। ठीक है, तो देखिए पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान गंगा नदी के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्वी तटीय जो मैदान है ये कहां से कहां तक फैला है? तो यह मैदान कह सकते हैं कि गंगा नदी के डेल्टा से लेकर के यह कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, यानी कि जो पश्चिम तटीय मैदान हम लोग देखे थे उससे कहीं अधिक चौड़ा कौन है? बंगाल के जो पूर्व तटीय मैदान है यह पश्चिम तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। ठीक है, इसके उत्तरी भाग को, ठीक है, इसके उत्तरी, उसका जो उत्तर वाला भाग है, इसके उत्तरी भाग को उत्तरी सरकास तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो इसके उत्तर में भाग है इसके उत्तरी भाग को सरकास तथा दक्षिणी भाग को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। क्लियर हो चुका है यहां तक? आगे देखिए, तो यहां पर बहने वाली नदी की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, अगर पूछी जाए कि बताइए पूर्वी तटीय मैदान की कुछ प्रमुख नदियों के नाम, तो हम कह सकते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये यहाँ की जो है कुछ प्रमुख नदियां हैं। ये सभी नदियां समुद्र तट पर डेल्टा बनाती है। ठीक है, और इनमें चावल की फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, यहां पर जो है चावल अधिक मात्रा में उपजता है और इसीलिए जो है पूर्वी तटीय मैदान को चावल पात्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चावल पात्र। देखिए यहां पे हम लिख देते हैं, पूर्वी तटीय मैदान को चावल का पात्र भी कहा जाता है। चावल का पात्र, ताकि इसलिए कहा जाता है ताकि यहां पर जो है चावल अधिक मात्रा में उपजाया जाता है ना, यहां पर अधिक मात्रा में चावल उपजता है। आगे है कि पूर्वी तट पर अच्छे बंदरगाह नहीं है, क्योंकि यह एक सीधी रेखा में स्थित है। विशाखापट्टनम तथा चेन्नई पूर्वी तट पर स्थित है। अगर मान लेते हैं, पूछा जाए बताइए चेन्नई जो है वह किस तट पर स्थित है, विशाखापट्टनम किस तट पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं कि विशाखापट्टनम और चेन्नई जो है यह पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, पूर्वी तट पर कहीं वर्षा अधिक होती है और कहीं वर्षा कम होती है। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरह से होता है, कहीं पर वर्षा अधिक मात्रा में होता है और कहीं पर वर्षा जो है बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, चावल, गन्ना, कपास तथा तंबाकू यहाँ की मुख्य फसल है। क्या क्या मुख्य फसल है? तो यहाँ की मुख्य फसल है चावल, गन्ना, कपास तथा तंबाकू। ठीक है, तो हम लोग पश्चिम तटीय मैदान देख लिए, पूर्वी तटीय मैदान देख लिए। ठीक है, आइए अब हम लोग द्वीप समूह के बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर लेते हैं। द्वीप के बारे में तो आपको हम बताएं कि चारों तरफ से जो क्षेत्र, जो भूभाग घिरा रहता है उसको द्वीप कहते हैं, और छोटे छोटे द्वीपों के समूह को हम लोग द्वीपपुंज कहते हैं, बड़े बड़े द्वीपों के समूह को हम लोग महाद्वीप कहते हैं, और जो तीन ओर से जल से घिरा क्षेत्र होता है उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। इसको तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। तो भारत में अनेक द्वीप हैं। ठीक है, एक दो द्वीप नहीं है, बहुत सारे द्वीप हैं, परंतु द्वीपों के दो समूह जो हैं वो मुख्य रूप से है। कौन कौन सा? तो आप लोग सुने होंगे, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह
और लक्षद्वीप समूह, दो नाम आप लोग सुने होंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से जो है कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानकारी लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग लक्षद्वीप समूह के बारे में चलेंगे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं। तो यह द्वीप जो है, यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। यह द्वीप समूह कहां है? तो यह द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में। इसमें लगभग 300 द्वीप हैं। यह अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसमें यदि द्वीप समूह की बात करें, टोटल द्वीपों की बात करें तो इसमें लगभग 300 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं? तो इसमें लगभग जो है लगभग इसमें 300 द्वीप, ठीक है। 300 लगभग इसमें द्वीप है। इनमें से केवल कुछ द्वीपों पर लोग रहते हैं, मतलब कि बहुत कम ऐसा द्वीप है इसमें जहां पर लोग रहते हैं और बहुत सारे द्वीप पर वहां पर मानव नहीं रहते हैं। तो इनमें से कुछ द्वीपों पर लोग रहते हैं। इस द्वीप समूह का उत्तरी भाग अंडमान तथा दक्षिणी भाग निकोबार कहलाता है, ठीक है। इसका जो उत्तर वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग अंडमान कहते हैं और जो दक्षिण दिशा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निकोबार कहते हैं। क्लियर हो चुका है यहां तक? इस द्वीप समूह का सबसे दक्षिण बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। जो दक्षिण बिंदु यानी जो सबसे निचला बिंदु है वह बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इस द्वीप समूह पर दो छोटी छोटी पहाड़ियां भी है। यहाँ की अधिकतर भूमि ढालू है, ठीक है। कैसा? यहाँ की अधिकतर भूमि ढालू है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ नारियल खूब पैदा होता है, यहाँ घने वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नारियल जो है अधिक मात्रा में उपजाया जाता है और अगर वन की बात करें तो यहाँ पर वन भी जो है वह अधिक पाए जाते हैं। तो हम लोग अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बारे में भी हम लोग अच्छी तरह से जानकारी ले लिए। आइए कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में। तो आइए चलते हैं हम लोग लक्षद्वीप समूह के पास। यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ठीक है। यह लक्षद्वीप समूह जो है यह किस सागर में स्थित है? तो यह स्थित है अरब सागर में, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वह बंगाल की खाड़ी में और लक्षद्वीप समूह की बात करें तो वह स्थित है कहां पर? तो यह स्थित है अरब सागर में। क्लियर हो चुका है यहां तक? वह अनेक छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। जैसे यह हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, यह भी छोटे छोटे द्वीपों का समूह था जिसमें हम लोग देखे थे कि लगभग इसमें 300 द्वीप है। उसी प्रकार से ये जो हमारा लक्षद्वीप समूह है ये भी छोटे छोटे द्वीपों का समूह है और इसमें यदि टोटल द्वीपों की बात करें तो लगभग इसमें टोटल 36 द्वीप है, ठीक है। कितने द्वीप है इसमें? 36 द्वीप है। इनमें से केवल कुछ द्वीपों पर यहाँ जो है इन द्वीपों पर जो है लोग रहते हैं, ठीक है। ये द्वीप समूह समुद्र की सतह से केवल 5-6 मीटर ऊंचे हैं, ठीक है। ये जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप समूह जहां पर मानव रहते हैं वो समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर है? तो हम कह सकते हैं कि यह समूह जो है समुद्र सतह से केवल 5-6 मीटर ऊंचे है। इन द्वीपों पर लैगून मिलते हैं। इन द्वीपों पर क्या मिलते हैं? लैगून मिलते हैं। तो हम लोग अच्छी तरह से जो है इसको कवर कर लिए, ठीक है। और आपको हम एक चीज और बता दे, मेरीना बीच, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, मेरीना बीच, ठीक है। मेरीना बीच अगर पूछा जाए बताइए मेरीना बीच कहाँ स्थित है तो इसका आंसर होगा चेन्नई। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेरीना बीच कहाँ स्थित है? मेरीना बीच स्थित है चेन्नई में। तो हम लोग अच्छी से जो है बहुत अच्छी तरह से जो हमारा 5वां अध्याय था समुद्र तटीय मैदान तथा द्वीप समूह, हम लोग बहुत अच्छी ढंग से जो है इसको पढ़ने का समझने का कोशिश किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।